हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 5th लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक साइक्लोट्रॉन पर बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। साइक्लोट्रॉन एक साइक्लिक एसेलरेटर है जिसका यूज़ चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने मेरे पिछले लेक्चर में लीनियर एसेलरेटर एक्सप्लेन किया था, उसमें भी हम एक चार्ज पार्टिकल को एसेलरेट कराते हैं, लेकिन लीनियर एसेलरेटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो लीनियर पाथ में एसेलरेट होता है। यहाँ हम साइक्लोट्रॉन का यूज़ साइक्लिक एसेलरेटर के फॉर्म में कर रहे हैं। इसका इन्वेंशन 1932 में ई लॉरेंस ने किया था। साइक्लोट्रॉन के प्रिंसिपल की बात करें तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, जब एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगातार एसेलरेट होता रहता है, तो उस चार्ज पार्टिकल की रेडियस स्पाइरल पाथ को फॉलो करती है। स्पाइरल पाथ मतलब एक सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करती है, जिसके कारण उस पार्टिकल की स्पीड कंटिन्यू बढ़ती रहती है और वो पार्टिकल एसेलरेट होता रहता है। साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डायग्राम में शो है, जिसमें हमारे पास एक फ्लैट चेम्बर कैपिटल C होता है, जिसमें दो हाफ सिलेंड्रिकल होलो इलेक्ट्रोड D1 और D2 होते हैं। इन्हें डीज कहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का शेप D के आकार का होता है, इसलिए इन्हें हम डीज कहते हैं। दोनों डीज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इनके बीच थोड़ा सा गैप रखा जाता है। दोनों डीज एक हाई AC रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जुड़े होते हैं। यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन में दो फील्ड सप्लाई होती है, एक होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये चेम्बर है, इस चेम्बर के ऊपर नीचे हमारे पास एक मैग्नेट है, जिसके थ्रू हम इस पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हैं। दो पॉइंट्स हमारे पास है। सबसे फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डीज के खाली स्थान में होती है। जो बीच वाली गैप है, केवल इस बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। D1 और D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। देन सेकेंड पॉइंट ये है कि डीज के अंदर केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। इसके कारण डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, जिसके कारण चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर मोशन होता है। मतलब ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डीज के बीच के स्थान में है और मैग्नेटिक फील्ड केवल डीज के अंदर है। दोनों फील्ड्स अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रही है। जो AC ऑसिलेटर के पोटेंशियल को हम ऐसे एडजस्ट करते हैं जिससे कि जितने टाइम में चार्ज पार्टिकल डीज के अंदर मोशन करके बाहर निकलता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को देखें तो चार्ज पार्टिकल D1 और D2 दोनों के अंदर मोशन करेगा। तो सपोज़ हमने D1 को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया, जिसके कारण हमारा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही ये इधर आएगा और यहाँ से D1 से जब ये बाहर निकलेगा तो इस कारण यहाँ पर ऑसिलेटर के कारण यहाँ की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिक ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि हमने लीनियर एसेलरेटर में देखा था। जिससे कि हर बार जब चार्ज पार्टिकल डीज के बीच के स्थान से होकर गुजरेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसकी गति त्वरित हो जाती है और वो एसेलरेट हो जाता है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है।
तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन, और वर्किंग भी हमने इसी में थोड़ी सी देख ली कि जब हम D1 और D2 को एक ऑसिलेटर से अटैच करते हैं जो AC ऑसिलेटर है, तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच के रिक्त स्थान में है, अब जब हम D1 को नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे तो ये चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके कारण ये D1 के अंदर चला जाएगा। अब हम जानते हैं कि Ds के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन करने लगेगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल मोशन कंप्लीट करके बाहर आएगा, देन ऑसिलेटर के थ्रू यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब Ds के पोलैरिटी कंटिन्यू चेंज होती रहेगी। ये वाला चार्ज पार्टिकल जैसे ही बाहर निकला, इस D की पोलैरिटी हो जाएगी पॉजिटिव और ये D की पोलैरिटी हो जाएगी नेगेटिव, जिसके कारण हमारा Q चार्ज D2 की तरफ बढ़ेगा। और जैसे कि हमने प्रिंसिपल में देखा था कि ये एक स्पाइरल मोशन करता है, इसका मतलब यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा और रिक्त स्थान में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, जिसके कारण ये सेकेंड D में जब इंटर होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इसका पाथ थोड़ा स्पाइरल पाथ हो जाएगा। अब जैसे ही ये D2 से बाहर निकलेगा, इस रिक्त स्थान में वापस से इसकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब इसका वेग कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। तो वेग बढ़ने के कारण जब ये D1 में वापस से एंटर होगा तो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये फिर से हो जाएगा नेगेटिव, जिसके कारण ये अंदर जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, तो इसका जो पाथ होगा यहाँ पे ये स्पाइरल पाथ होगा। फिर ये वापस बाहर निकलेगा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसका एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पर इसका स्पाइरल पाथ बनता जाएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू बनती जाएगी और यहाँ पर जब हमारा चार्ज पार्टिकल इस बीच की जगह में आएगा तो यहाँ पर ये पार्टिकल एक्सेलरेट होता रहेगा और लास्ट में हमारा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट के थ्रू बाहर हमें मिल जाएगा, जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा। अब चूँकि यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है जो होती है कैपिटल B। यदि हम यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो सपोज़ हमारे पास वेलोसिटी है स्मॉल v, देन मैग्नेटिक फील्ड है तो लॉरेंज फोर्स होगा। लॉरेंज फोर्स होता है F=qvb साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो इस Ds के परपेंडिकुलर है, जिसके कारण थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 90 डिग्री। देन साइन 90 = 1, सो F=qvb, इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जब हम बात करें ये एक सर्कुलर पाथ बता रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जब भी कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर मोशन करता है, देन उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, जो होता है F=mv²/r। यहाँ पर हमारे पास दो F है, एक हमारे पास लॉरेंज फोर्स है और एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। देन LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे को वृत्तीय गति करने में सहायता प्रदान करेंगे, तो इसके कारण QVB = mv²/r। यहाँ से यदि हम रेडियस निकालें तो R = 1v से ये भी कैंसिल, तो R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी mv/qb। यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारी रेडियस पूरी तरह से वेलोसिटी पर डिपेंड है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ते जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है उसकी रेडियस अगर हम निकालें तो हम इस फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल कितने टाइम में एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसके लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हाफ साइकिल है, क्योंकि हमारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हाफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। सो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी हाफ साइकिल अपॉन स्पीड v है, तो हाफ साइकिल हाफ सर्कमफेरेंस होगी हमारे पास πr/v। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे हाफ साइकिल के लिए। यदि हम यहाँ से इसका टाइम पीरियड निकालें तो t = हो जाएगा 2t, देन t की वैल्यू हमने पुट कर दी ये। अब हम जानते हैं कि यदि हमारे पास टाइम पीरियड है तो हम उससे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो वी नो डेट F = 1/t।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, देन f इज इक्वल टू 1/t की वैल्यू ये वाली पूरी पुट कर दी, देन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो f इज इक्वल टू हो जाएगा QB/2πm। और इस इक्वेशन थर्ड को जो फ्रीक्वेंसी निकली है इसे कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या मैग्नेटिक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आई होगी, और इसका ये जो छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हमने रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।